प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको नवमांश कुंडली के लग्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपकी कुंडली में नवमांश जो है वो किस राशि का बना हुआ है, उससे आपके जीवन पर, आपके स्वभाव पर, विवाह को लेकर के भी आपकी सोच पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आज इससे जुड़ी मैं कुछ जानकारी दूंगा। जब मैंने आपको पिछली वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो नवमांश का लग्न है उसमें कुछ पर्टिकुलर राशियां बताई थी मैंने कि जो बनी हुई हो तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याओं का प्रभाव रहता है या व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं रहता। अब उसमें कुछ दर्शकों का ये भी प्रश्न आया कि आखिर नवमांश का लग्न देखकर कैसे बताया जा सकता है कि ऐसा प्रभाव रहेगा। ये आधी अधूरी जानकारी है या ये गलत है, इस तरह की बात। अब ये खैर उन्होंने इतना अनुभव करके नहीं देखा होगा, मैंने लगातार कुछ कुंडलियों पर इसे अनुभव करके देखा, तब एक ही बात सामने आई कि नवमांश के जो लग्न का स्वामी होता है वो न केवल व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है बल्कि विवाह को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के व्यक्ति की सोच किस प्रकार की है उस बात को भी दर्शाने का कार्य करता है। नवमांश के लग्न से आप ये बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं कि व्यक्ति के विवाह की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है या फिर विवाह को लेकर के व्यक्ति की सोच कैसे रहने वाली है। जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिए थे, कुछ 4 राशियां मैंने आपको बताई थी कि अगर मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, वृश्चिक या मकर राशि हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह को लेकर के व्यक्ति के स्वयं के मन में असंतुष्टि या फिर ये देखा गया है कि थोड़ा सा टालने वाला प्रभाव या इन राशियों में मैंने कहा था परेशानियां होने की संभावना रहती है। क्यों होती है? उसमें व्यक्ति के स्वभाव ही सबसे पहला कारण निकल के आता है। अब वो किस प्रकार निकल के आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपकी क्या राशि है नवमांश के लग्न में ये भी आपको देखना है। देखिए, एक और बात यहाँ समझने वाली है, नवमांश का लग्न जल्दी परिवर्तित हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि नवमांश जो है वो एक जो नक्षत्र का चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, तब तक एक नक्षत्र, एक नवमांश का उदय रहता है। ये बदलने के बाद नवमांश चेंज हो जाता है। यानी आपकी कुंडली के अंदर अगर समय में थोड़ा अंतर होगा तो आप ये बात देख पाएंगे कि नवमांश कुंडली में परिवर्तन भी आ जाएगा। यानी आपको लगता है कि 10-15 मिनट का आपकी कुंडली में अंतर हो सकता है, तो वैसे में आपकी नवमांश कुंडली बदलेंगी। और वो नवमांश को सही करने का आसान तरीका यही है कि आपके जीवन पर किसका प्रभाव अधिक मिल रहा है आप उसे मिलाकर देखें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नवमांश के लग्न में जो राशि होती है उसका प्रभाव जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। ज्यादातर प्रभाव जब आप विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं, विवाह के लिए स्थिति देखते हैं, तब वहां आपकी सोच, आपका प्रभाव अधिक नजर आता है वहां पर। वैसे तो नवमांश कुंडली से विवाह किस प्रकार देखना है, जल्दी होगा, देर से होगा, होगा या नहीं होगा, अगर आप कहेंगे मैं तो आगे आपको इससे जुड़ी वीडियो भी दे दूंगा। लेकिन आज केवल एक बेसिक सी जानकारी, सभी नवमांश में जो राशियां बनती है उसका प्रभाव किस तरह का आता है उससे जुड़ी मैं कुछ बात आपको बताता हूं। सबसे प्रमुख बात, सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल की राशि यानी 1 नंबर या 8 नंबर। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। मंगल की जो मेष राशि है यानी 1 नंबर का अंक है, अगर आपका नवमांश का ये लग्न बन जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी एक एक्टिव पर्सनालिटी का होता है, स्वयं भी अपने अनुसार काम करना चाहता है, डोमिनेटिंग स्वभाव का होता है। जीवन साथी में ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बातें नहीं देखता क्योंकि मंगल का स्वभाव है। मंगल को दिखावटी चीजें नहीं चाहिए, मंगल को चाहिए कि बस हाँ जीवन साथी होना चाहिए। मंगल को उसके धन से, उसके ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं। मंगल को एक अच्छे जीवन साथी से मतलब है जो उसके साथ जीवन यापन कर सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मंगल की मेष राशि का प्रभाव बता रहा हूं मैं आपको ये, कि 1 नंबर अगर आपके नवमांश के लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति फिजिकल अपीयरेंस पर अधिक ध्यान देगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देगा मुख्यतः, और ये ध्यान देगा कि स्वयं की जीवन साथी की जो पर्सनालिटी है किस प्रकार की है, डोमिनेटिंग है या नहीं, या कार्य को हैंडल करने का उसमें सामर्थ्य है या नहीं। इन सब बातों को देख करके अगर मेष नवमांश बनता है तो ऐसा व्यक्ति विवाह के लिए आगे बढ़ता है। अगर इस तरह कोई रिश्ता मिलता है तो ऐसा व्यक्ति तत्पर रहता है वहां विवाह करने के लिए, और वहां ऐसे व्यक्ति का अगर विवाह होता है तो उसे अच्छा भी लगता है। अब देखिए, विवाह खराब रहे या उसमें परेशानी आ जाए ये अलग विषय है, इसमें अन्य ग्रहों का योग देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना बोल सकते हैं कि मेष राशि का नवमांश होने से ऐसा व्यक्ति स्वयं भी डोमिनेटिंग स्वभाव का होगा और जीवन साथी भी ऐसा चाहेगा जो साहस पूर्वक अच्छा कार्य कर सके और इनका साथ दे सके। हर परेशानी में रिस्क लेने वाला स्वभाव जीवन साथी में भी हो, यह स्वभाव मेष नवमांश बनने पर अधिक देखने को मिलता है।
इसके बाद अगर मंगल की दूसरी राशि यानी जो वृश्चिक राशि है, अब वृश्चिक राशि आप जानते हैं काल पुरुष की कुंडली की अष्टम भाव की राशि है, 8 का अंक अष्टम भाव में आता है काल पुरुष की कुंडली में। इसका मतलब है कि यहां पर कुछ ऐसा है जो बहुत ही अलग है, क्योंकि यह राशि केतु के प्रभाव वाली भी मानी गई है। राहु केतु की राशियों का प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति कुछ अलग चाहता है जो अन्य से हटकर हो। तो वृश्चिक राशि का प्रभाव जब भी नवमांश के लग्न में आता है तो आप एक बात देख पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव हो जाता है वो ओवर पॉसेसिव हो जाए, यानी एकदम अपने स्वयं से हटकर कुछ ऐसा जीवन साथी देखेगा जो सबसे अलग हो, जो स्वयं को भा जाए, बस स्वयं को अच्छा लगना चाहिए, दूसरों से कोई मतलब नहीं। दूसरे कितना ही कहे कि इनसे अच्छी रिश्ता मिल जाएगा, इनसे अच्छा कोई जीवन साथी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं सुनेगा उनकी। अगर ऐसे व्यक्ति के मन में कोई भाग गया कि हाँ मुझे इससे विवाह करना है, फिर कोई भी स्थिति आ जाए, कुछ भी प्रभाव आ जाए, ऐसा व्यक्ति उसी व्यक्ति से विवाह करता है, उसे ही अपना जीवन साथी बनाता है। और ये प्रभाव वृश्चिक राशि के कारण देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि जरूर केतु के प्रभाव वाली है, तो इसमें पूर्वाभास किसी व्यक्ति को, वो लड़का हो या लड़की, जो मतलब आप विवाह के लिए देख रहे हैं, उनको देखते ही अगर ऐसे व्यक्ति के मन में पूर्वाभास हो गया कि हाँ ये ही जीवन साथी मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो बस फिर कुछ भी स्थिति बन जाए, ऐसा व्यक्ति अधिक प्रयास करता है कि वही विवाह हो जाए, और वही विवाह करने के लिए ऐसा व्यक्ति तत्पर भी रहता है। हालांकि ये विवाह बहुत अतरंगी तरीके के विवाह होंगे, बहुत ऐसे विवाह होंगे जो अलग हटकर हो, और कई बार विवाह के बाद लोग कहेंगे क्या देखकर तुमने शादी करी थी, क्योंकि बड़ा मेल आपको नजर नहीं आएगा कि हाँ ये पति पत्नी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा अंतर ये वृश्चिक राशि वालों का विवाह इसी प्रकार का होता है। जो नवमांश में अगर वृश्चिक राशि लग्न में हो तो इसी प्रकार का प्रभाव होता है, क्योंकि केतु की राशि है और केतु में कोई डिफरेंट प्रभाव अवश्य देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि अपने शुक्र की राशि, शुक्र की राशि यानी पहले वृषभ राशि की बात करते हैं। नवमांश के लग्न में अगर वृषभ राशि बनी हुई हो तो वृषभ राशि शुक्र के प्रभाव वाली है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली की दूसरे भाव की राशि है। दूसरे भाव में फेस भी आता है, दूसरे भाव में कुटुंब भी आता है, दूसरे भाव में धन भी आता है, दूसरे भाव में वाणी भी आती है, दूसरे भाव में संस्कार भी आता है। जब जिसका वृषभ लग्न का नवमांश बना हो, जब आप ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि आप विवाह कीजिए, तो ऐसे व्यक्ति के मन में जो जो चीजें आएंगी कि मुझे क्या क्या देखना है जीवन साथी में, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले उसका चेहरा देखेगा, सुंदर चेहरा हो। कुछ लोगों को चेहरे से उतना मतलब नहीं होता, जैसे मेष की मैंने बात कही, चेहरे से इतना मतलब नहीं है, लेकिन वृषभ वालों को चेहरा, कितना सुंदर चेहरा है, कितना उसमें एक सुंदरता है, वो वृषभ राशि वाले, वृषभ मतलब नवमांश वाले अधिक देखेंगे। दूसरे नंबर की बात, अगर वृषभ नवमांश में बना हुआ हो तो क्योंकि धन की राशि है दूसरे भाव की, तो उनके धन की स्थिति किस प्रकार की, अगर मैं अपने ससुराल में जाऊंगा तो धन का कम से कम मान सम्मान तो रहेगा ना, ये स्वभाव देखते हैं। जरूर नहीं दहेज के लिए कोई व्यक्ति सोच रहा हो, लेकिन उनका स्वभाव रहेगा कि कम से कम जो जीवन साथी का परिवार रहे वो धनी रहे, वो लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए आप लागू कीजिए। इसके अलावा उनकी वाणी, उनके संस्कार किस प्रकार के हैं, क्योंकि दूसरे भाव से इन बातों का विचार होता है, तो जीवन साथी में ये बातें कहीं ना कहीं खोजने का प्रयास करेंगे कि जीवन साथी में संस्कार अच्छे मिले, वाणी अच्छी मिले। उनका मतलब जैसे दूसरा भाव भोजन का भी है, तो खाना बनाने में, खाने में क्या क्या इंटरेस्ट है, भोजन में क्या क्या इंटरेस्ट है उनके अंदर, वो चीज़ों को भी ऐसा व्यक्ति जानना चाहेगा, उसको भी समझना चाहेगा। स्वयं भी मतलब रिसोर्स ढूंढेगा, कहाँ से मतलब उनके जीवन में क्या क्या धन की स्थिति है, क्या कुछ उनके लिए है, वो बातों को देख करके, संस्कार आदि को देख करके, घर परिवार को देख करके ऐसा व्यक्ति विवाह करने के लिए आगे बढ़ेगा, या ऐसा व्यक्ति प्रमुखता से इन्हीं बातों को देखेगा। हाँ, ये निर्भर करता है कि उसमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। अब वो ग्रह अगर खराब स्थिति का बैठ जाए तो फिर वो सब बातों में खराबी वाली चीजें देखेगा। जैसे मान लीजिए वृषभ तो हो गया, लेकिन वहां केतु आ गया लग्न में, तो केतु जैसा ग्रह क्या करेगा, इन सब चीजों में मतलब खराबी वाला प्रभाव देगा, या ऐसी चीजें पसंद आएंगी जो अन्य को पसंद ना आए, थोड़ा अलग हटके काम हो जाएगा। परिवार तो देखा, लेकिन ऐसा परिवार देखा जहां पहले से कुछ न कुछ प्रॉब्लम वाले कोई ना कोई केस नजर आ रहे हो, या समाज में जो थोड़े मतलब अलग गिनती में लिए जाते हो, इस तरह के परिवार से विवाह करना चाहेगा। ये बातें आप देख पाएंगे। तो ये वृषभ का प्रभाव अगर खराब ग्रह आ जाए तो, बाकी मैं केवल राशि की बात कर रहा हूं वहां पर, तो इसलिए उतना विस्तार में नहीं जा रहा, कभी भविष्य में उसको विस्तार से बताऊंगा। फिर तुला राशि अगर आ जाए तो, तुला राशि भी शुक्र की राशि है, लेकिन तुला शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। जितने भी कॉम्प्लेक्स काम होते हैं ना, वो तुला राशि या शुक्र के प्रभाव में आते हैं। अब ये विवाह करना ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की चॉइस मतलब जीवन साथी में चेक लिस्ट बन जाएंगे ऐसे व्यक्ति की लंबी सारी, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसी लंबी सारी लिस्ट बना लेगा ऐसा व्यक्ति। अब मुझे इस पैरामीटर का एक जीवन साथी चाहिए, और वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की चॉइस ही इतनी सारी रहेंगी कि ये सारे ऑप्शन चाहिए मुझे, तो
तब जाकर मैं विवाह करूंगा। और इसी कारण से कई बार तुला नवमांश बनने पर व्यक्ति के विवाह में रुकावटें आती देखी गई। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव या शुक्र की स्थिति शुभ प्रभाव में न हो तो ऐसे व्यक्ति को फिर मन चाहा जीवन साथी मिलने में रुकावटें आती है। जब तक व्यक्ति स्वयं से एडजस्टमेंट न कर ले तब तक विवाह करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और तुला वालों में आप देखेंगे कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि माता पिता परेशान हो रहे हैं, विवाह कर लो, अच्छे से अच्छा जीवन साथी बता दिया जाता है, लेकिन उनकी जो चॉइस है वो खत्म नहीं होती और फिर लंबी लिस्ट बनी रहती है, उसको ही मतलब पूरा करने में एक अच्छा जीवन निकल जाता है, आधी समय निकल जाता है। फिर जाकर के ये सोचा जाता है कि अब मतलब जिस तरह का मिल जाए, थोड़ी बहुत चीजें मिल जाए तो भी चल जाएगा। ये स्वभाव आखिर आखिर में आने लग जाता है फिर, क्योंकि फिर देरी होने लग जाती है। तो यहाँ पर यही बात है। तुला में आप देखेंगे कि अब तुला वैसे तो क्या है, शुक्र की राशि है तो सुंदरता, भौतिकता, सारी चीजों को उसमें विचार किया जाएगा, क्योंकि एक चीज नहीं आएंगी यहाँ पर। जितना हो सके उतना सुंदर, उतना कॉम्प्लेक्स, उतना रिफाइन होते जाएगा यहाँ पर काम, क्योंकि स्वभाव ही उस तरह का है कि जो जीवन साथी चाहिए वो इस तरह का चाहिए जो बहुत अधिक सारे जो पैरामीटर उन पर पूरा उतरे, तब जाकर के विवाह के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कई बार तुला नवमांश होने पर विवाह में वो इतनी अधिक चेकलिस्ट को पार कर पाना मुश्किल होता है। इस कारण से विवाह मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में। हालांकि होता है विवाह, लेकिन रुकावटों के साथ में या बाद में थोड़ा एडजस्ट करने के बाद में। ये बातें यहाँ पर आप बोल सकते हैं। फिर बुध की राशियां, जैसे मैंने कहा था बुध की राशि को खराब माना गया है। क्यों खराब माना गया उस पर विचार कीजिए। देखिए, पहली जो राशि है काल पुरुष की तीसरे भाव की राशि है। तीसरा भाव एफर्ट का है, तीसरा भाव क्रिएटिविटी का है, कम्युनिकेशन का है। अब जो विवाह करेगा मिथुन राशि वाला, मिथुन नवमांश वाला मतलब, तो मिथुन नवमांश वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि उसमें जीवन साथी में क्रिएटिविटी भी हो, ज्ञान भी अच्छा हो, बुध की राशि बौद्धिकता भी अच्छी हो, मतलब लॉजिकल नेचर भी अच्छा देखना चाहेगा। साथ ही साथ बात करने वाला स्वभाव स्वयं का तो रहेगा, चाहेगा जीवन साथी बहुत अधिक बात करे या कम से कम अच्छी तरह मतलब बातचीत करे। और उसमें एक और समस्या है, जिसका मिथुन नवमांश बनता है ऐसा स्वयं व्यक्ति, ये देखा गया है कि बातचीत तो करता है, दूसरों का मजाक भी उड़ाता है, विनोदी स्वभाव होता है, लेकिन जब कोई ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाए या ऐसे व्यक्ति को कुछ बोले, भले हंसी मजाक में ही बोले, तो ऐसे व्यक्ति को बुरा लग जाता है और उस कारण से विवाद होता है। और यही स्थिति वैवाहिक जीवन में देखने को मिलती है। अब बुध है तो हालांकि एक बालक ही, एक बच्चा ही, उस कारण से क्या समस्या आती है कि ऐसे व्यक्ति को मतलब विवाह एक खेल लगता है। बुध का काम, बच्चे का काम क्या होता है, जो चीज मिले वो हमारे लिए खेल है, हम तो खेल की तरह करेंगे इसे। तो मिथुन नवमांश बनने में एक समस्या ये है कि ऐसा व्यक्ति खेल की तरह उसे लेता है कि चलो विवाह करके भी देख लेते हैं क्या होता है, कुछ तो होगा, बस इस हिसाब से व्यक्ति विवाह कर लेता है। तो ये समस्या यहाँ पर कहीं ना कहीं आती है कि ऐसा व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए विवाह के प्रति, वो थोड़ा कम होता है मिथुन कन्या दोनों के अंदर। कन्या में तो और भी समस्या है कि कन्या के अंदर आप जानते हैं किसी भी लग्न में कन्या नवमांश बन जाना इसलिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि विवादों का नवमांश है। ऐसा व्यक्ति कई बार विवाह इसलिए करता है कि विवाह से, परेशानी से उन्हें मुक्ति मिले, क्योंकि कन्या राशि छठे भाव की राशि है। छठा भाव जो है ये परेशानियों का भाव है, चैलेंजेस का भाव है। ऐसा व्यक्ति चैलेंजेस से बचने के लिए विवाह करता है कि कम से कम जीवन साथी आ जाएगा तो वो कुछ ना उसकी चीजें पॉजिटिव प्रभाव देंगी या जीवन में बचाने का काम करेंगी। या ऐसा व्यक्ति विवाह भी करता है तो वो चैलेंजेस चाहता है कि किसी भी जो परेशानियां चल रही थी वो अब कम हो जाए। हालांकि कन्या नवमांश है तो वो बुध का गुण तो है यहाँ पर कि बुध के अंदर जो बचपना है, जो मतलब चीजें करके देखने का, चलो देखा जाएगा, हालांकि मैनेज करने का गुण होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। लेकिन कन्या नवमांश जो कि बुध की प्रमुख राशि है, यहाँ बुध का प्रमुख तो बढ़ने से कारण आप ये देख पाते कि ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन साथी को या तो अपने अनुसार काम करवाना चाहे, सब उनके अनुसार करिए, ये स्वभाव बढ़ जाए। दूसरे नंबर पर बहुत अधिक बोलने वाला, ताने मारने वाला स्वयं व्यक्ति भी हो जाए, कई बार जीवन साथी भी ऐसा मिल जाए। इसके अलावा आप एक बात देख पाएंगे कि कन्या नवमांश बनने पर इसे संतान के लिए खराब माना गया है मुख्यतः, और ये दोनों पति पत्नी के अंदर आपसी तालमेल को, आपसी संबंधों को खराब करता है। कई बार कन्या लग्न, कन्या नवमांश के लिए तो ये भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर नपुंसकता की भी कुछ स्थितियां उत्पन्न होती है। तो इसीलिए कहने की बात यह है कि कन्या नवमांश बनना कई मामलों में खराब है, इसलिए उसे खराब कहा गया। मैंने भी जब बताया तो उसको सब चीजों को मिलाकर, और ऐसा नहीं कि केवल सुनी सुनाई बातें या पढ़ी पढ़ाई बातों को आपको बता दिया। जब बहुत सी कुंडलियां इस तरह की देखी कि उनमें समस्याएं हैं। देखो, नपुंसकता का अर्थ ही नहीं होता कि संतान न हो, ये बिल्कुल इसमें न लीजिए। बुध की स्वयं की संतान है। बुध को आप जानते हैं ना कि बृहस्पति देव यानी जो देव गुरु है, उन्होंने श्राप दिया था कि ये जो न लड़का होगा न लड़की होंगी, ये नपुंसक रहेगा, लेकिन उसके बाद भी बुध की भी संतान है। तो इसलिए ये ना समझिए कि नपुंसकता का अर्थ आप इसमें लीजिए कि मतलब व्यक्ति को संतान नहीं होगी। उसके अन्य प्रभाव कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी के रूप में देखने को मिलते हैं, और वो समस्या यहाँ पर कन्या नवमांश होने पर भी सामने आती है, इसीलिए उसे खराब माना गया है। बाकी संतान वगैरह हो, व्यक्ति का वंश बढ़े, उससे यहाँ पर उससे कोई रुकावट वाला प्रभाव नहीं है, लेकिन आपसी तालमेल के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसीलिए इसे खराब लिया गया। और जिसकी कुंडली होती है वो स्वयं इस बात को जानता है। अब वही मैंने और भी बातें जोड़ी थी वहां पर कि कन्या नवमांश भी हो, वहां केतु आ जाए या बुध स्वयं आ जाए,
हालांकि बुध लग्नेश होगा तो उतना खराब नहीं, लेकिन केतु आ जाए या शनि आ जाए तो ये वीक स्थिति होती है, फिर ऐसी अवस्था में परेशानी देखने को मिलती है विवाह आदि में। ये बात यहाँ प्रमुखता वाली है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि अगर जो नवमांश बने वो रॉयल साइन बन जाए। रॉयल साइन मतलब सूर्य चंद्रमा के जो राशियां होती है वो बने, मतलब मान लीजिए कर्क राशि। कर्क राशि अगर नवमांश के लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अभी राजसी राशियां है दोनों के दोनों, जीवन साथी में मतलब अच्छा स्टेटस, अच्छा मान सम्मान सूर्य और चंद्रमा दोनों में आता है। चंद्रमा में थोड़ी भावुकता, थोड़ा मानसिकता, ये सब चीज़ों को देखना अधिक प्रभाव हो जाता है। घर को देखना, उनके मतलब कल्चर को देखना चंद्रमा से जुड़ा है। वो किस प्रकार से जीवन यापन करके आए हैं, किस तरह के परिवेश में रहते हैं, किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, इन चीज़ों का विचार ऐसा व्यक्ति करेगा अगर कर्क नवमांश बना हुआ हो तो। और कर्क के साथ में हालांकि वो चूंकि राजसी साई है दोनों के दोनों, तो वहां पर सुख या स्टेटस, उनका मान सम्मान अच्छा होना चाहिए, ये बात भी व्यक्ति देखेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए भी ऐसा व्यक्ति विवाह करता है कि कोई जीवन साथी मिल जाएगा तो मानसिक परेशानी से रक्षा करेगा, मानसिक रूप से पॉजिटिव करेगा, ये सोच करके भी ऐसा व्यक्ति विवाह करता है। और ये देखा गया है कि हालांकि कर्क का जो विवाह होता है उसमें मानसिक रूप से अटैच होने का स्वभाव रहता है कि जिससे भी जुड़ा जाए ईमानदारी से जुड़ा जाए, और जीवन साथी में भी ईमानदारी ऐसा व्यक्ति प्रमुखता से खोजता है कि जीवन साथी ईमानदार मिलेगा तो उससे एक अच्छा जीवन यापन किया जा सकेगा। ये बात यहाँ पर जो कर्क नवमांश बनता है उसमें देखा गया है। सिंह नवमांश हो तो ऐसा व्यक्ति डोमिनेट मतलब करने वाला स्वभाव रखता है। साथ में जीवन साथी भी ऐसा चाहता है कि जो अच्छा मतलब प्रभुत्व रखता हो, डोमिनेशन वाला स्वभाव रखता हो, साहस भी हो, जीवन साथी में ऊर्जा भी हो, अच्छा सम्मान भी हो। जहां जिनका घर परिवार हो, मतलब जीवन साथी का घर परिवार भी अच्छा सम्मानित घर परिवार होना चाहिए। अगर सिंह नवमांश बने तो व्यक्ति की चाहत ये भी हो जाती है कई बार कि जीवन साथी किसी न किसी सरकारी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्रों में जुड़े कार्यों में हो। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि सूर्य का प्रभाव होता है तो जीवन साथी स्वयं, ये व्यक्ति मतलब स्वयं भी चाहता है कि सभी को साथ लेकर चले, और जीवन साथी भी ऐसा चाहता है कि जो सभी को साथ लेकर चले। यहाँ पर ज्ञान की बात भी कर सकते हैं कि ज्ञान भी व्यक्ति अच्छा चाहता है, पद भी चाहता है कि जीवन साथी अच्छे पद पर हो, अच्छा सम्मानित व्यक्ति हो, ये बात चाहता है ताकि उनको साथ लेकर के जाए तो व्यक्ति का स्वयं का भी प्रभुत्व बढ़े। व्यक्ति अपने साथ जीवन साथी भी ऐसा रखेगा जिसके साथ रहने पर उसके स्वयं का सम्मान बढ़े, क्योंकि नवमांश के लग्न में है ये, और व्यक्ति के मन में ये इच्छा रहेगी कि ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरे सम्मान को भी बढ़ाए। ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब कहीं विवाह करे तो बोलने में आए कि देखो इस स्थान पर विवाह किया, ताकि व्यक्ति का जो प्रभुत्व है वो बढ़े। ये यहाँ पर सिंह में जो स्वभाव है वो आ सकता है व्यक्ति का स्वयं का। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर धनु की, धनु चूंकि गुरु की राशि है, इसके पहले मैंने आपको जो अन्य राशियां हैं कन्या की, तुला की, वृश्चिक की, तीनों की बात बताई। अब धनु की बात करते हैं, गुरु की राशियां, यानी गुरु की राशियां जो है ये धार्मिकता की राशियां है। गुरु की राशि धनु हो या मीन हो, दोनों में धार्मिकता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिकता से जुड़कर, अपने घर परिवार से जुड़कर विवाह करना चाहता है, यानी समाज में अच्छी तरह विवाह करना चाहता है अगर खराब ग्रहों का प्रभाव न हो तो। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी बहुत धार्मिक होता है और चाहता है जीवन साथी भी जो मिले अच्छा धार्मिक जीवन साथी मिले। अगर धनु नवमांश बन जाए तो धार्मिकता का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। व्यक्ति चाहेगा कि जीवन साथी साथ देने वाला, धार्मिकता में आगे बढ़ाने वाला और धार्मिक यात्राएं करने वाला हो, जिससे विवाह किया जाए तो अच्छा प्रभाव मिले। स्वयं के धर्म में, स्वयं की जाति में विवाह किया जाए तो अच्छा रहे, ऐसा व्यक्ति ये भी चाहता है। धनु का प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर बहुत आडंबर वाला प्रभाव नहीं कहा जाएगा कि बहुत धन हो, बहुत सुख हो, वो चीजें देखने का स्वभाव नहीं आएगा जब तक इसमें शुक्र राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव न हो। हाँ, अगर इन ग्रहों का प्रभाव होगा तो जरूर ये बातें भी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल एक बात अधिक देखने को मिली कि ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में धार्मिकता आदि रहती है कि जीवन साथी मतलब धार्मिक रहे। स्वयं भी व्यक्ति धार्मिक होता है और जीवन साथी में भी ये स्वभाव चाहता है। स्वयं भी उच्च शिक्षित होने का प्रयास करता है, जीवन साथी को भी उच्च शिक्षा की ओर ले आने का प्रयास करता है, और चाहता है कि जीवन साथी अच्छा पढ़ा लिखा हो, ज्ञानवान हो, अच्छे फिलोसफिकल नॉलेज हो, और मतलब अच्छी बातें करे जिससे मतलब दोनों का साथ अच्छा बना रहे। ज्ञानवान हो मतलब जिससे बातचीत करने से एक मतलब विशेष प्रभाव, और जैसे जिनका धनु नवमांश होता है ऐसे लोग भी ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं, ऐसे जीवन साथी को चाहते हैं जिसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, ताकि उनसे जब बातचीत करें, उनसे जब जुड़े तो कुछ नया सीखने को भी मिले, क्योंकि सीखने की राशि है धनु, लर्निंग की है, गुरु की है, तो गुरु मिलना मतलब गुरु चाहता है ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के रूप में गुरु चाहता है जो उनका मार्गदर्शन कर सके। ये बात आप देख पाएंगे। फिर मीन में क्या है, मीन 12वें भाव की राशि है, त्याग वाला प्रभाव है। स्वयं भी त्याग वाला स्वभाव ऐसा व्यक्ति लेकर चलता है, जीवन साथी में भी त्याग वाला गुण कहीं ना कहीं देखता है कि उनके अंदर चीजों के साथ जुड़ने का, मोह का बंधन ना हो,
वो सब कुछ छोड़ना चाहते हो, ज़्यादा मतलब बहुत अधिक अटैचमेंट या भौतिकतावादी स्वभाव नहीं हो, ये चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर उम्र बढ़ने के साथ में मीन नवमांश होने पर व्यक्ति के अंदर भी त्याग की भावना, भौतिकता से दूरी, मोह से, बंधनों से दूर होना, ये सब व्यक्ति का स्वभाव बढ़ने लग जाता है। और मीन नवमांश होने पर यह देखा गया है कि धार्मिक गुण तो होंगे, लेकिन इसके अलावा एक और प्रभाव हो सकता है कि व्यक्ति विदेश कि बाहर से जुड़ना चाहे या विदेश जाना चाहे, विदेश से जुड़कर काम करना चाहे, या जीवन साथी विदेश में रहता हो, बाहर रहता हो, ऐसा जीवन साथी चाहे कि ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो बाहर रहता हो, मैं भी बाहर चले जाऊं और बाहर जाकर के रहे। ये बात भी यहाँ संभव है क्योंकि मीन राशि 12वें भाव की राशि है। बाकी योग, ध्यान, साधना, इस तरह के क्षेत्रों में जुड़ने का स्वभाव अधिक देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद शनि की राशियां। अब शनि की राशियों में वैसे तो थोड़ा सा उदासीनता मैंने आपको बताई थी, विशेषकर मकर में, क्योंकि कुंभ में तो राहु का प्रभाव लिया गया है, मकर में पूरी तरह शनि का प्रभाव लिया गया है। तो शनि के प्रभाव में क्या होता है कि शनि के प्रभाव में एक बात आती है कि शनि वैराग्य वाला ग्रह है, विवाह से उतना कोई लेन देन नहीं। तो इसलिए मकर नवमांश बन जाने पर नवमांश कुंडली में देखा गया है कि व्यक्ति उदासीन प्रवृत्ति का हो जाता है विवाह को लेकर के। व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव आ जाता है कि चलो मतलब विवाह करना है, चलो कर लेंगे, अभी अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि मकर राशि कर्म की राशि है, करियर की राशि है। अपने करियर पर ध्यान देना, अपने कर्म पर ध्यान देना। विवाह के अलावा मतलब विवाह की सोच रहे मन में भले, लेकिन ज्यादा मतलब बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं रहता। एक प्रकार से विवाह हो जाने के बाद भी उदासीनता वाला वैवाहिक जीवन रहता है, व्यक्ति की बहुत रुचि नहीं रहती पर वैवाहिक जीवन चल रहा होता है। ये बात देखने को मिलती है क्योंकि मकर का प्रभाव है। मकर में स्वभाव इस तरह का नहीं कि बहुत अटैचमेंट हो जीवन साथी से। यहाँ स्वभाव ये होता है कि व्यक्ति मतलब एक उदासीनता वाले प्रवृत्ति को लेकर के चलता है। दूसरे नंबर पर जैसा मैंने कहा दशम भाव की राशि है, तो व्यक्ति चाहता है कि जीवन साथी का करियर अच्छा हो, स्वयं काम अच्छा करते हो, आलस वाला प्रभाव ना हो जीवन साथी में, मेहनती जीवन साथी मिले, कर्मठ जीवन साथी मिले, अच्छे पद पर हो। ये बातें भी कई बार व्यक्ति देख सकता है। बाकी मुख्यतः यहाँ पर थोड़ा सा ये बात बोल सकते हैं कि उदासीनता स्वयं के स्वभाव में होती है विवाह को लेकर के, जो चीजें व्यक्ति को फिर उतनी मतलब विवाह के प्रति रुचि नहीं देती। इसलिए मैंने ये भी कहा था कि इसमें मतलब मकर में भी एक बात ये है कि व्यक्ति कई बार विवाह को टाल ले। अगर लग्नेश की यानी शनि की स्थिति वहां पर अच्छी ना हुई, लग्न पर शुक्र का या राहु का कोई प्रभाव नहीं आया, तो ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति विवाह को टालता है कि चलो कर लेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले अच्छा जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि शनि वैराग्य का अकेलेपन का कारक है। तो इस व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है कि अकेले रहना, किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने जीवन में मस्त हूँ, ये बातें बढ़ जाती है। ये मकर की बात है। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ चूंकि मैंने जैसा बताया कि है शनि की राशि, लेकिन इसमें राहु का प्रभाव भी लिया गया है, और कुंभ में राहु का प्रभाव है। तो राहु, जैसा मैंने कहा, राहु और केतु दो अतरंगी ग्रह ही है, कुछ अलग कराने वाले ग्रह है। ऐसे व्यक्ति का विवाह भी देखने लायक होता है, किस तरह से विवाह करता है, किस मतलब जीवन साथी ऐसा चुनता है जो बहुत ही अलग हो। अन्य वही बात कहेगी मतलब क्या देखकर विवाह किया था, या कई बार विवाह के बाद स्वयं कहेगी क्या देखकर विवाह किया था, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात है कि व्यक्ति के अंदर मन में आ गया कि हाँ यहाँ विवाह करना है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से। स्वयं का भी रहना पहनावा सारी चीजें अलग होती है, अन्य से अलग ऐसा व्यक्ति काम करता है, अन्य से अलग व्यक्ति रहता है, मतलब कुछ अलग करके दिखाने की क्षमता होती है। ऐसा कार्य क्षेत्र के लिए बोल सकते हैं। बाकी यही बात विवाह के लिए भी देखने को मिलती है कि व्यक्ति को पसंद भी ऐसा आता है जो बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो अन्य से। वो बातें यहाँ पर देखने को मिलती है राहु के प्रभाव से। हालांकि चूंकि ये मतलब राहु की जो लाभ भाव की राशि है ये काल पुरुष की, तो व्यक्ति के अंदर चाहत होती है कि जो जीवन साथी मिले उसमें मतलब वो स्वयं भी अच्छा धन कमाए, स्वयं भी व्यक्ति भी चाहता है कि स्वयं भी अच्छा धन कमाए, जीवन काल में धन की स्थिति अच्छी रहे, सुख मिले, लाभ मिले, भौतिकतावादी ऐसा व्यक्ति स्वयं हो, जीवन साथी भी इसी प्रकार का ढूंढने का प्रयास करे। ये बात यहाँ पर अधिक देखने को मिल सकती है। हाँ, यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव किस तरह का आ रहा है, ग्रह किस प्रकार के ज्वाइन हो रहे हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। किंतु ये बात जरूर है कि जब आप देखते हैं कि नवमांश में कुंभ नवमांश बने तो व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है। यहाँ पर एक समस्या और है, अगर नवमांश में शुक्र पीड़ित हो कुंभ नवमांश के अंदर, तो व्यक्ति के मतलब विवाह के अलावा संबंध बनने की बहुत प्रबल संभावना रहती है, जो अन्य लग्नों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है इस नवमांश में। क्योंकि कुंभ क्या है ना, कुंभ में दो नंबर है, एक और एक, और ये एक और एक जुड़ के मतलब दो बन जाते हैं। ये इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो भी चीज चाहता है डबल चाहता है, और नवमांश के लग्न में हो मतलब विवाह से जुड़ी चीजों को डबल चाहता है। तो इसलिए व्यक्ति की चाहते बहुत बढ़ जाती है विवाह को लेकर के, और इसीलिए कई बार जुड़ तो बहुत जल्दीबाजी में जाता है, लेकिन बहुत अलग और डिफरेंट तरीके से जीवन साथी को चुनता है, और विवाह भी किसी इसी प्रकार से करता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर कुंभ नवमांश में आती है। ये मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको नवमांश के लग्न से जुड़ी दी है, यहाँ पर बैठे ग्रह और फिर किस लग्न की कुंडली है और किससे क्या नवमांश बना है, उससे प्रभाव में बड़ा अंतर आता है, और वो आपको कभी भविष्य में बताया भी जा सकता है। आप कहेंगे तो एक एक करके कुंडली वाइज मैं नवमांश की चर्चा भी आपके लिए कर लूंगा, एक एक नवमांश की, कि ये नवमांश बने तो ये किस प्रकार का रहेगा,
वृषभ का नवमांश किस प्रकार का रहेगा, मिथुन का नवमांश किस प्रकार का रहेगा, अन्य फैक्टर पर भी चर्चा की जा सकती है। फिर बाकी जो सामान्य मैंने जानकारी दी है, यह आपकी कुंडली से आपसे कितनी मिलती है, अगर विवाह हो चुका है तो जीवन साथी से कितनी मिलती है, आपने विवाह करते समय क्या बात देखी थी। हालांकि लग्न में कोई ग्रह होगा तो वो चीजें भी जुड़ जाएंगी। जैसे गुरु हो गया तो आप धार्मिकता भी देखेंगे। फिर उनका मतलब जैसे मान लीजिए गुरु है, वृषभ का गुरु है, वृषभ है परिवार, गुरु है धार्मिकता, तो परिवार में कितनी धार्मिकता है, कोई दूसरे परिवार का तो नहीं, या कोई मतलब ऐसा विवाह तो नहीं किया जो जाति से बाहर हो, धर्म से बाहर हो। ये बातें व्यक्ति विचार करने लग जाएगा, तो ये बातें यहाँ पर व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी। अब यही बात आपको विचार करना है, थोड़ा सा आपको बातें जोड़ना है। बाकी आप आज की वीडियो से कितना जुड़ पाए, कितनी बातों को मिला पाए, वीडियो में कमेंट करके आप अवश्य बता सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो तो वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।